Hello guys, I am prepared and present in front of you with the third slide of jurisprudence. देखिए अब अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशंस के बारे में कि जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या होती है। जुरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए जानने के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जुरिस्प्रूडेंस क्या है। जुरिस्प्रूडेंस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जूरिस प्लस प्रूडेंशिया। ये एक लैटिन टर्म है। जूरिस का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है स्किल और नॉलेज। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हुआ विधि की जानकारी, विधि की नॉलेज, विधि का कौशल, विधि का ज्ञान या उसके बारे में जितनी भी आपको जानकारी है वो सब जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आएगी। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ, किंतु बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने, विधिविज्ञों ने इसको परिभाषित किया है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। पुरानी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अपन। विधि शास्त्र की एक आइडियलिस्टिक डेफिनेशन के रूप में अल्पियन की डेफिनेशन जानी जाती है कि अल्पियन ने एक आइडियलिस्टिक डेफिनेशन इसकी दी है। अल्पियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जुरिस्प्रूडेंस एज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। इसका मतलब है कि विधि शास्त्र मानवीय एवं देवीय विषयों का ज्ञान और न्यायपूर्ण तथा अन्यायपूर्ण का विज्ञान है। डेफिनेशन को देखकर हमें समझ में आता है कि अल्पियन की जो डेफिनेशन है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो भाग है उसके द्वारा समाज के लोगों के संबंधों को निर्धारित किया गया है अल्पियन के द्वारा, और देवीय तथा मानवीय स्रोतों द्वारा प्राप्त जो विधियां हैं उसके अनुसार ये बताने की कोशिश की गई है कि विधि शास्त्र एक विज्ञान है और किस तरह से वो जस्ट और अनजस्ट, इसका मतलब न्याय और अन्याय को अलग कर सकता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये एक व्यवहारिक परिभाषा है जो न्याय और अन्याय को प्राप्त करने की बात करती है, उनको अलग करने की बात करती है। अन्याय को अलग कर न्याय को प्राप्त करना है विधि का ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। वो विधि चाहे मानवीय स्रोतों से प्राप्त की गई हो या देवीय स्रोतों से प्राप्त की गई हो, लेकिन जो विधि है वो समाज के लोगों के संबंधों के निर्धारण के लिए होनी चाहिए। अल्पियन की अपनी डेफिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस डेफिनेशन की भी आलोचना की गई है और उनका केवल यह कहना कि न्याय और अन्याय को अलग करने वाली बात जो अराइज की गई है ये शाब्दिक रूप से अलंकारिक करने वाली बात है, और इस तरह से इस डेफिनेशन को ये माना गया है कि ये शब्दों के अलंकारिक रूप को प्रदान करती है। व्यवहारिक रूप से वर्तमान में इस तरह का कोई भी न्याय अन्याय को विविधीकरण की स्थितियाँ हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं। अल्पियन की डेफिनेशन के अलावा हम और भी डेफिनेशन देखते हैं। प्रसिद्ध विधिविज्ञ हुए हैं ऑस्टिन। इन्होंने एक विधि शास्त्र जिसे विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र कहा जाता है, उस विधि शास्त्र उस ब्रांच के ये प्रवर्तक रहे हैं, इसलिए इनकी जो परिभाषा है उसमें विश्लेषणात्मक का पुट दिखाई हमें देता है। ऑस्टिन की जो जुरिस्प्रूडेंस की परिभाषा है, जुरिस्प्रूडेंस एज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। ऑस्टिन के अपने गुरु थे जिनका नाम बेंथम था, और बेंथम साहब भी विश्लेषणात्मक विधि के ही प्रवर्तक रहे हैं, इस स्कूल के ही प्रवर्तक रहे हैं। लेकिन इनका जो दर्शन था बेंथम साहब का, वो सार्वभौमिक रूप से विधिक सिद्धांतों और संकल्पनाओं के अध्ययन का रहा था, जबकि जो ऑस्टिन है
इनका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक अध्ययन रहा है। तो इस तरह से गुरु और शिष्य में ये थोड़ा सा अंतर हमें दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात अपन करें ऑस्टिन की परिभाषा की, ऑस्टिन ने इसको फिलॉसफी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश की है। जो कुछ अस्वाभाविक सा लगता है, कुछ सही प्रतीत नहीं होता है। इस परिभाषा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि इस परिभाषा के अकॉर्डिंगली ऑस्टिन ने विधि शास्त्र को दो तरह से बांटने की कोशिश की है। एक जो विधि शास्त्र होगा वो विशिष्ट तरह का विधि शास्त्र होगा, और जो दूसरे तरह का विधि शास्त्र होगा वो सामान्य तरह का विधि शास्त्र होगा। और जो विशिष्ट तरह का विधि शास्त्र होगा या विध्यात्मक विधि के जो नियम होंगे, जो विशिष्ट समुदाय पर लागू किए जाएंगे या विशेष वर्ग के लोगों पर लागू किए जाएंगे या विशेष प्रणाली के रूप में लागू किए जाएंगे या नियमों के एक समुच्चय के रूप में लागू किए जाएंगे, मतलब एक सीमितता का दर्शन इनके इस विशिष्ट विधि शास्त्र में हमें दिखाई देता है। या राष्ट्रीय विधि शास्त्र के रूप में या विशिष्ट विधि शास्त्र के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं, या कुछ विशेष भाग पर या विशेष क्षेत्र में या विशेष लोगों पर लागू होने वाले विधि शास्त्र के रूप में भी हम इस विशिष्ट विधि शास्त्र को समझ सकते हैं। जबकि सामान्य विधि शास्त्र से तात्पर्य ये लगाया जाता है कि ये ऐसा विधि शास्त्र है, ऐसा सिद्धांत है, ऐसे मनोभाव हैं, ऐसी जानकारियां हैं जो कि सभी को होती हैं। कोई विशेष वर्ग, विशेष क्षेत्र या विशेष देश के लिए ये नहीं होती हैं। ये ऐसे विधिक सिद्धांत होते हैं, विधिक सिद्धांतों के ऐसे मनोभाव होते हैं, उन्नति या विकास के ऐसे अध्ययन होते हैं, ऐसी विषय वस्तु होती हैं जो सामान्य रूप से सबके लिए होती हैं। इसलिए इसे सामान्य विधि शास्त्र कहा जाता है। इस सामान्य विधि शास्त्र के रूप में हम कर्तव्यों को पढ़ते हैं, अधिकार सब जगह पढ़ने हमें मिलते हैं, स्वतंत्रताओं की बात की जाती है, दंड की बात की जाती है, उपचार की बात की जाती है, संप्रभुता की बात की जाती है, विधियों की बात की जाती है, राजनीतिक समाज की बात की जाती है, लिखित और अलिखित विधियों की बात की जाती है, सर्वोच्चता की बात की जाती है, विशेष प्राधिकारी और अधीनस्थ प्राधिकारी, संप्रभुता, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब सामान्य विधि शास्त्र का ही दर्शन है, उसी के भाग के रूप में ये जानी जाती हैं। ऑस्टिन की जो परिभाषा थी वो भी आलोचना से परे नहीं रही है। ऑस्टिन की परिभाषा को हॉलैंड के द्वारा जो क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है। हॉलैंड का ये मानना था कि जो विधि शास्त्र होता है, आइंस्टीन के अनुसार विधि शास्त्र को सामान्य और विशिष्ट विधि शास्त्र में जो वर्गीकृत किया गया है, इस तरह से वर्गीकृत करने के कारण जो विधि शास्त्र का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो प्रगतिशील विज्ञान का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो दब जाता है। इस आधार पर हॉलैंड ने बहुत ज़्यादा इसकी व्याख्या की है, किंतु हॉलैंड की व्याख्या जो आलोचना है वो बहुत हद तक सही नहीं पाई गई है। इस तरह से सामंड के द्वारा भी ऑस्टिन की परिभाषा को क्रिटिसाइज किया गया है। सामंड का ये मानना था कि जो आइंस्टीन का सामान्य विधि शास्त्र की अवधारणा है वो अव्यावहारिक प्रतीत होती है। वो अव्यावहारिक है क्योंकि विधि शास्त्र के विषय के रूप में या सिद्धांत के रूप में या उसके प्रणाली के से वो समानता नहीं रखती है और उसके लिए वो आवश्यक नहीं है। विधि के विज्ञान के उद्देश्य के लिए सर्वग्राह्यता, सर्वग्रहणता होना चाहिए। इस तरह से ये जो डिवाइडेशन किया है वो गलत पाया गया है। तो हमने आज ऑस्टिन की
जो डेफिनेशन थी विधि शास्त्र के बारे में उसका अध्ययन किया, उसकी व्याख्या को समझा, उसकी आलोचना को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।